तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी यूनिट 7 से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने फिजिक्स, जो हमारी साइंस की एक शाखा या ब्रांच होती है, उसमें हम लोगों को तीन चीज़ों को पढ़ना रहता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स को हम कल के सेशन में पढ़ चुके हैं। आज केमिस्ट्री से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चंस हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एमपीपीएससी आपसे पूछ सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वही चीज़ हम यहाँ पे भी वही बोल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो आसपास में चीज़ें हैं, जो आसपास में चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सी केमिस्ट्री की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है, केमिस्ट्री का कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नॉर्मल हम लोग देखो एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमको आसपास में देखने को मिलती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ट्यूबलाइट के बारे में देखा होगा, या बोल सकते नॉर्मल बल्ब के बारे में देखा होगा कि उनके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड ही हमारे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्ट करें? यस, ठीक है। तो हमारा जो पैरा विज्ञान की प्रमुख शाखा है और प्रारंभिक ज्ञान में ही हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करें। हमारे पहले क्वेश्चन से तो क्या बोल के रखा है? ड्राइवर्स ने सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोगी की जाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज्ड बाय ड्राइवर फॉर ब्रीथिंग आर, मतलब हम लोगों ने जैसे जो समुद्र रहता है उस समुद्र में डाइवर्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंदर तक आपके बोल सकते समुद्र के अंदर जो जाते हैं वो किस तरीके की गैस को इनहेल करते हैं। आपने देखा होगा पीछे सिलेंडर मतलब टांग कर वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं, तो उन सिलेंडर्स में किस तरीके की गैस भरी रहती है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, हम तो अगर देखोगे तो दो तरीके की गैस हम लोगों को देखने को मिलती है। जो सिलेंडर रहते हैं उसमें मिक्सचर रहता है किस किस चीज का? ठीक है, उस सिलेंडर में दो तरीके की गैस मिक्स रहती है, एक है हमारी हीलियम और दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब हीलियम ऑक्सीजन हमारी नॉर्मल रहती है, हीलियम का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हीलियम क्यों मिक्स करते हैं? इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होती, नॉट सॉल्युबल इन ब्लड, इन हाई प्रेशर। मतलब कि जब प्रेशर हाई हो जाता है, तो अगर आप एयर में देखोगे तो आपका प्रेशर कैसा रहेगा? हाई फॉर्म में देखने को मिलेगा। हाई प्रेशर के टाइम पे भी वो जो हेलियम है वो हमारे शरीर में क्या होती है? डिसॉल्व नहीं होती, हमारे ब्लड में नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं? किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दो गैसेस का हम लोगों को मिक्सचर देखने को मिलता है जो डाइवर्स रहते हैं, जो बड़े मतलब समुद्र के अंदर जाने की कोशिश या खोज वगैरह करते हैं, या अंदर चीजों को फाइंड आउट करने की, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो अपने सिलेंडर आपने देखा होगा पीछे सिलेंडर टांग के जाते हैं। तो उन सिलेंडर्स में दो तरीके की गैस रहती है, एक होती है हीलियम और ऑक्सीजन, दोनों का मिक्सचर रहता है। अब आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन ही तो इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का क्या इस्तेमाल नहीं करते? तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर में कभी कभी रिएक्टिव हो जाती है ब्लड के साथ, इसलिए हम लोग हाई प्रेशर में हीलियम का इस्तेमाल करते हैं कि दोनों का मिक्सचर क्या करता है? हमारे ब्लड में उस चीज को रिजॉल्व मतलब कि सॉल्यूबल होने से बचाता है। ठीक है, हाई प्रेशर में। तो ये चीज याद रखना कि हीलियम जो गैस है वो कैसी रहती है? अनसॉल्युबल रहती है। किस टाइम पे? हाई प्रेशर में। ठीक है, इसलिए हम लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेली लाइफ में? डेली लाइफ में तो नहीं करते, पर कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, सीधी बात, एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी टूटेगी, हड्डी टूटेगी तो उसमें हमको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक तरीके का वो प्लास्टर चल मतलब एक तरीके प्लास्टर ही चढ़ता है, तो उसको पूरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। फिर जिप्सम का क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर हम लोग देखें तो उसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, ठीक है, सल्फेट लिखा है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला देखोगे तो हमारा अगर देखो तो CaSO4.12H2, ये हमारा किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अगर 2H2O की बात करोगे तो वो किसका हो जाएगा, जिप्सम का। जिप्सम से ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये चीज याद रखना। अकेली जिप्सम का होता है बहुत सारी, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग यूज करते हैं ना जिप्सम का। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और वहां पे फॉर्मूले आप पूरा का पूरा अगर सेंटेंस की फॉर्म में देखने को मिले तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, CaSO4.12H2। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ गैसेस दे के रखी हैं और दूसरी तरफ उनका यूजेस दे के रखा है। नियॉन गैस किस टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोडियम एसिड एसिटिलीन, इन सब का क्या इसमें इस्तेमाल होता है। नियॉन गैस का इस्तेमाल किस में किया जाता है, विज्ञापन बॉक्स में, सोडियम एसिटेट का कार एयर बैग में, वेल्डिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखो, नियॉन का तो नहीं पता, नियॉन का बोल सकते हैं कि एडवांटेज बाद में देखेंगे हम लोग, अगर पर देखेंगे कि तो यहाँ पे वेल्डिंग के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के टाइम पे एक और गैस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा वाला तो हमको सही पता ही है। फिर सोडियम एसाइड की बात करेंगे, एसिडेट की, तो ये कार एयर बैग आपने देखे है ना, उनमें इस्तेमाल होता है। कार के एयर बैग जो खुलते हैं ना जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें हम लोग किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम एसाइड का। फिर इसके बाद नियॉन की बात करते हैं तो ये विज्ञापन बॉक्स में इस्तेमाल होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, कार एयरबैग का जरूर याद रखना, कार एयरबैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि रिलेटिवली हमारे आसपास में हमको देखने को मिलता है। याद रखना कि सोडियम एसाइड नाम का गैस उसमें प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट देखो, विच गैस इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ट्यूबलाइट। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस रहती है। कौन सी गैस रहती है भैया। ठीक है, तो दो गैसेस रहती है, एक रहती है मरकरी और दूसरी कौन सी रहती है, आर्गन। ठीक है, मरकरी के साथ में हमारी कौन सी गैस मिली रहती है ट्यूबलाइट में। तो आप पहले के बाद में देखोगे तो पहले के जो बल्ब आते थे जो पीले कलर के जो जलते सूर्या वगैरह के, उसके अंदर जो टंगस्टन का वायर हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी एक तरीके की हम लोग बोल सकते गैस उसमें रहती थी। कौन सी गैस रहती थी, जो पुराने बल्ब आते थे ना जो पीले कलर के जो रोशनी ज्यादा करते थे, उनके अंदर जो टंगस्टन का वायर इस्तेमाल होता था। और उस टंगस्टन के वायर को बचाने के लिए हम लोग कौन सी गैस भरते थे उस बल्ब में, आर्गन ही इस्तेमाल करते थे, यही वाली गैस थी। ठीक है, याद रखना, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते थे, वो टंगस्टन क्यों है, नॉर्मल हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके क्या हो जाता था, इजीली बोल सकते हैं कि वो कंबस्ट हो जाता था, इसलिए ब्लास्ट हो जाता था। इसलिए हम लोग उसके अंदर आर्गन गैस का ही इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के जलाने से क्या प्राप्त होता है। केमिकल फॉर्मूला बता सकता है कोई, अगर केमिकल फॉर्मूला आपको आ गया तो आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो लोग वाटर वाटर बता रहे हैं, पानी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को किस में जलाओगे, हमारे आसपास में क्या प्रेजेंट रहती, तो ऑक्सीजन में तो जलाओगे ही, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको,
H2O, पर इसको अगर मेरे को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करोगे तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2H2O प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। तो H2O के कारण हमको क्या मिल गया यहाँ पे, वाटर। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा। ठीक है, 10th नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर नॉर्मल ये इक्वेशन से याद रखनी पड़ेगी। अगर इक्वेशन याद रहेगी तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी यूज इन मूवमेंट। तो कौन सी बोल सकते हैं कि एक तरीके के सॉल्ट को हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन के टाइम पे इस्तेमाल किया था, कौन सा सत्याग्रह था वो। ठीक है, तो नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, NaCl के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो NaCl भी याद रखना। ठीक है, नमक आंदोलन, मतलब उस टाइम पे उन्होंने नमक बनाकर क्या करा था, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी नोबल गैस कहलाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाई जाती है, तो कौन सी हमारी, हीलियम। और कौन कौन सी गैसेस रहती है। ठीक है, पहली हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर और रेडॉन। क्लियर है, ये सारी की सारी गैसेस किस में काउंट होती है, नोबल गैसेस में। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, लाफिंग गैस इज, तो लाफिंग गैस इनमें से कौन सी गैस को क्या बोला जाता है, इनमें से कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, N2O के नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस। बताया था आपको, अगर उसको कोई इंसान सूंघ ले तो क्या उसको हंसी आती रहेगी। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बैग इन, तो जो पोटैटो चिप्स आती है हमारी, उनके अंदर कौन सी गैस हमको देखने को मिलती है। चिप्स खाते हो ना सभी, उसके अंदर भी गैस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कौन सी गैस को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन को तो करते नहीं, ऑक्सीजन तो पहले से ही रहती है, इसलिए हम लोग अलग से एक गैस भरते हैं उसके अंदर। वो कौन सी रहती है, जिससे वो क्या करते हैं, जो मतलब अंदर की जो चिप्स है या कोई भी चीज है वो क्या होती है, खराब ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच गैस लीक्ड एट LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री इन विशाखापट्टनम और 7 मई 2020। बताया था मैंने, 2020 साल ही बेकार था, सारे के सारे जो काम हुए थे वो सारे 2020 में ही हुए थे। तो विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री में भी क्या हुआ था, एक गैस लीकेज हुई थी। वो कौन सी गैस थी, कौन सी गैस के लीक के कारण हमारा विशाखापट्टनम में बोल सकते हैं 12 से 13 लोगों की उस टाइम पे मतलब डेथ हुई थी। ठीक है, कौन सी गैस थी वो, एस्ट्रिलीन गैस थी। एस्ट्रीन गैस मतलब बोल सकते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फुल फॉर्म देखोगे तो 6H5CH2। ठीक है, तो ये बेंजीन ग्रुप, अगर बेंजीन के बारे में आपने सुना हो तो बेंजीन ग्रुप से बिलोंग करती है ये गैस। ठीक है, एस्ट्रीन गैस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है हमारी, जो प्लास्टिक बनाने की मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, इन विच फील्ड हैज द 2022 केमिस्ट्री नोबल प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड। 2022 में रसायन नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। कल हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, वैसे केमिस्ट्री में 2022 का किस में दिया गया था, और 2023 का भी बताओ। 23 का तो अभी लेटेस्ट है।
2023 का रसायन नोबेल पुरस्कार किसको दिया, मतलब फील्ड बता दो किसको, मतलब बनाया वो वाली चीज हम बाद में देख लेंगे, किस फील्ड में दिया गया था। किसमें दिया गया था? हेपेटाइटिस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए, या रिसेप्टर्स के टेम्परेचर या टच के लिए, या डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो 2022 का जो केमिस्ट्री या रसायन नोबेल प्राइज जो था वो किस फील्ड में दिया गया था? डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड दिया गया था। अब 2023 का भी बता दो भैया। 2023 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किस फील्ड को दिया गया था? ठीक है, तो किस में दिया गया था? डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, क्वांटम डॉट्स से रिलेटेड उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज की गई थी और उसके डेवलपमेंट या उसके विकास के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो 2023 का जो हमारा नोबेल प्राइज था वो इस फील्ड में दिया गया था। कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को ही मिला था। वो 3 लोगों का नाम आपको कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो कल फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा ही था। फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री के ये जो 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनका जो आंसर है आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये फील्ड जरूर याद रखना। जो 2023 का है वो क्वांटम डॉट से रिलेटेड डिस्कवरीज और डेवलपमेंट में दिया गया था। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो जॉन डेल्टन को हमारे परमाणु सिद्धांत का क्या माना जाता है, या एटॉमिक थ्योरी का जनक बोला जाता है। बाकी के मेंडल, डार्विन और हैकेल के बारे में आप लोगों को पता है, ये तीनों को किसका जनक बोला जाता है? मेंडल के बारे में बता दो, मेंडल और बोल सकते हैं डार्विन, ये दो मेन बोले जा सकते हैं। या मेंडल के बारे में ही बता दो, बहुत है। इनको किसका जनक बोला जाता है? ठीक है, बोल सकते हैं कि हमारे किसका बोला जाता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसको? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन सही नहीं है? डिसैलिनेशन, सी वाटर, रिजर्व ऑस्मोसिस, वाटर ड्रिंकिंग, डीनेचुरलाइजेशन, प्रोटीन, और पेस्चराइजेशन, टी। इनमें से कौन सा गलत है? ड्रिंकिंग वाटर का तो सबको पता ही है। हमारे घर में कौन सा पानी आता है? आरओ का वाटर। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहला, दूसरा तो सही है। प्रोटीन और सी वाटर से रिलेटेड जो हमारे, आपने देखा होगा दुबई वाला जो रीजन है, दुबई के आसपास में हमारे को क्या देखने को मिलता है? अरेबियन सी देखने को मिलती है। वो क्या करते हैं, उस नमक के पानी को नॉर्मल पानी में कन्वर्ट करते थे। उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं वो लोग? डिसैलिनेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है हमारा। ठीक है, फिर वहीं पे हम लोग डीनेचुरलाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता था। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या देके रखा है? कौन सा स्टेटमेंट गलत देके रखा है? चौथा वाला। तो इसको टी को कन्वर्ट नहीं किया जाता। पेस्चराइजेशन में हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं, या किसका प्रोसेस करते हैं? मिल्क का प्रोसेस करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो डेरीज है, वो डेरीज क्या करती है, एक तरीके से हीट का इस्तेमाल करती है ना पेस्चराइज करने के लिए हमारे मिल्क को। तो वहां पे डेरीज वगैरह में हम लोग पेस्चराइज करते हैं हमारे मिल्क को। ठीक है, तो पेस्चराइजेशन जो है वो चाय से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ व्हाट? तो फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? फॉस्फेट टेस्ट का इस्तेमाल किस में? मिल्क में किया जाता है, टी में, वाटर में, किस में किया जाता है?
फॉस्फेट टेस्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? मिल्क में किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से वो पेस्टलाइज हुआ है उस चीज को पता करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? हमारे फॉस्फेट टेस्ट का। ठीक है, ये टेस्ट हमारे बॉडी के लिए भी किया जाता है। किस चीज के लिए करते हैं हम लोग? हमारे बॉडी में फॉस्फेट पता करने के लिए, हमारे बॉडी में कितना फॉस्फेट, अगर हमारे बॉडी में फॉस्फेट की वैल्यू कम है तो उसके कारण हमको क्या पता चलता है? हमारे अंदर कौन सी बीमारी है? किससे रिलेटेड बीमारी है? किडनी से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी बोली जाती है तो क्रॉनिक किडनी डिसीज बोली जाती है कि आपको किसी ना किसी तरीके की आपकी किडनी में दिक्कत है। ठीक है, फॉस्फेट के बारे में अगर पढ़ोगे तो। नेक्स्ट देखो, द फिजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल टू रूट। तो पानी मिट्टी से जड़ों से किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? पानी हम लोग का जड़ में ही डालते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं, तो नीचे से जो पानी है वो ऊपर के स्टेम्स की और फूल्स की तरफ जाएगा ना, तो उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ओस्मोसिस के नाम से जाना जाता है, परासरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो पानी रहता है हमारी जड़ों से जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है उसको किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? ओस्मोसिस। नेक्स्ट देखो, इफ सॉल्ट इज एडेड टू अ कट कुकुम्बर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर टू कम आउट। तो खीरे पे को काटकर यदि नमक डाला जा सकता है तो निम्न में से किस कारण से पानी निकलता है? आप लोगों ने देखा है नॉर्मली उसके कारण जो पानी लीक करता है या पानी आता है तो वो किस कारण आता है? उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है? ठीक है, उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है? ओस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा ओस्मोसिस से रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट करते थे। कैसे करते थे? आपसे बोला जाता था घर पे दाखे को रखो या नॉर्मल किशमिश को रखो, तो किशमिश को रात भर आप पानी में भिगो के रखोगे तो सुबह फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? उसके अंदर क्या रहता है? ओस्मोसिस, मतलब ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण वाटर प्रेजेंट हो जाता है। तो वो उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओस्मोसिस की फॉर्म में उसको बोला जाता है इसके हिसाब से। तो A mixture of salt, sand and नेफेथिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो रेत और नेफेथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सैंड के और बोलते रेत और नेफेथिलीन के मिश्रण को हम लोग किस प्रोसेस से अलग करते हैं? तो सब्लिमेशन से अलग करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टील स्टैग निम्नलिखित में से किसकी सामग्री के लिए इस्तेमाल हो सकता है? स्टील स्टैग जो है उससे किसका इस्तेमाल करते हैं? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। स्टील स्लैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ठीक है, तो जो हमारे बेस रोड्स रहते हैं, नॉर्मल रोड को भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कृषि मृदा के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और सीमेंट को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टील स्टैग याद रखना। तो ये भी क्या इंग्लिश में ही दिया है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, स्टील हमको पता है एक तरीके का एलॉय है, तो एलॉय को बनाने के लिए हम लोग हमारे आयरन में या लोहे में किसका मिक्सचर बनाते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? निकल का तो आपने सुना ही होगा। निकल के साथ में एक और किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रोरियम और निकल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आसपास से हम रिलेटेड देखते रहते हैं स्टेनलेस स्टील, तो ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखो, विच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। थर्मोडायनेमिकली हम लोग देखें तो रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा माना जाता है? कौन सा बोला जाता है? डायमंड, कोल या ग्रेफाइट?
कौन सा बोला जाता है? अगर स्ट्रक्चरली बोले तो स्ट्रक्चरली कौन सा रहता है? डायमंड रहता है। पर थर्मोडायमेकली हम लोग देखे तो कौन सा रहता है हमारा? ग्रेफाइट रहता है। क्यों? आपने देखा है ना उसकी प्रॉपर्टी कैसी, उसके अंदर पहली बात तो कैसी ग्रेविटी रहती है? लो ग्रेविटी रहती है। ठीक है, लो ग्रेविटी के साथ में हमारी कैसी रहती है? हाई इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास करता है वो। तो इस प्रॉपर्टी के कारण थर्मोडायमेकली हम लोग देखें तो कार्बन का कौन सा फॉर्म सबसे स्टेबल माना जाता है? ठीक है, स्ट्रक्चरली हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग बोला जाता है कार्बन में, तो हमारा आपका डायमंड है। एक और तरीके हम लोग 3 एलोटॉप्स के बारे में पढ़ते हैं ना कार्बन के, एक कौन सा है? डायमंड, दूसरा ये हमने ग्रेफाइट, और तीसरा बल्कमिंस्टर फ्रेनेस। ठीक है, उस चीज के बारे में भी याद रखना। 3 हमारे जो कार्बन के एलोटॉप्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड, और तीसरा बल्कमिंस्टर फ्रेनेस। ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो ग्रेफाइट का याद रखना, उसकी ग्रेविटी भी लो रहती है, ग्रेविटी लेवल, और साथ में हमारा जो कंबक्शन रहता है, या बोल सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है और थर्मल कंबक्शन जो है प्रॉपर्टी कैसी रहती है? बहुत हाई रहती है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर गलत मैच है? ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या देके रखा है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया हमारा? यही वाला गलत हो गया। ठीक है, बाकी के जरूर देख लेना। ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का। वॉशिंग पाउडर में किसका इस्तेमाल होता है? हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का। और बेकिंग सोडा में हमारे कैल्शियम बाई कार्बोनेट का। ब्लू ब्रिट्रोल इस केमिकली, तो ब्लू ब्रिट्रोल जो है रासायनिक रूप से क्या है? किस चीज को बोला जाता है ब्लू ब्रिट्रोल केमिस्ट्री की फील्ड में? या नीला थोड़ा? किसको बोला जाता है? तो ब्लू ब्रिट्रोल केमिकली या केमिस्ट्री में किसको बोला जाता है? हमारे कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। क्यों कॉपर सल्फेट किस लिए बोला जाता है? क्योंकि एक तरीके का कैसा रहता है? व्हाइट सॉलिड रहता है हमारा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग जब पानी मिलाते हैं तो ये व्हाइट सॉलिड क्या है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? नीले क्रिस्टल फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लू ब्रिट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो आपका बोल सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जो रहता है व्हाइट कलर का रहता है, सफेद कलर का रहता है। जब पानी उसमें मिलाया जाता है ना तो उसमें हमको नीले कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा इज, इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है, एक आपके लिए भी लगा देना, नन भी आ सकता है यहाँ पे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर यहीं पे देखना चाहो तो या तो इसको डी को ई को लगा लेना, या इसी में एक चीज ऐड कर देना, बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट देखो, द कार्ब क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेस आर, कार्ब्स नहीं है, क्वार्ट्ज है ये। ठीक है, घड़ी में उपयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहते हैं वो किस से बने रहते हैं हमारे? क्वार्ट्ज के बारे में हम लोगों ने देखा ना घड़ी में, बहुत सी बार वो घड़ी में हम लोग जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनाते हैं उसमें किस, इनमें से कौन सी चीज उसमें हमको देखने को मिलती है? ठीक है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखना, हमारे घड़ी में जो क्वार्ट्ज रहते हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो किससे बनते हैं हमारे? कैल्शियम, सॉरी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से।
द गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, अभी देखो वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग समझते हो ना, अगर कोई चीज टूट जाती है जो जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वेल्डिंग में किस तरीके की गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने, तो नॉर्मली ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस हमको देखने को मिलती है? एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट? वुड स्प्रिट के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में आपने देखा होगा, 11 12th में जब आपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो आपके केमिस्ट्री लैब में हमको देखने को मिलते हैं। वुड स्प्रिट इनमें से किसको बोला जाता है? वुड स्प्रिट जो है वो मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है। ठीक है, स्प्रिट नाम से आपने देखा होगा, बहुत जो कैन वगैरह आते हैं, या बोल सकते हैं कि जो हमारा अभी आज के टाइम पे हम लोग सैनिटाइजर्स जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी उसमें बोल सकते हैं कि स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का भी पता ही होगा आप लोगों को, मिथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग? अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि अल्कोहल का बाय प्रोडक्ट कौन सा रहता है हमारा? C2H5OH। ठीक है, 10th में लोग बहुत कलाकार हो गए थे, जब उनको बोलना रहता था कि नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आया, तो केमिकल फॉर्म में से बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भैया C2H5OH दे दो। ठीक है, दुकानों पे जाके उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज यूज्ड ऑन द फिल्टर पेपर यूज्ड बाय द पुलिस फॉर ब्रीथ टेस्टिंग ऑफ ड्रंक ड्राइवर्स? तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, रिलेटिव क्वेश्चन है ये। कौन से पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किस में किया जाता है? एक तरीके का फिल्टर पेपर रहता है जिसमें हम लोग अपनी सांस लेके टेस्ट करते हैं कि हमने अल्कोहल पी है या नहीं पी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन सेलुलिक फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? नॉन सेलुलोस फाइबर कौन सा है हमारा? ठीक है, इनमें से कौन सा है? रेयॉन, लेनिन, जूट, या हमारे बोल सकते हैं कि नायलॉन। ठीक है, नॉन सेलुलोस रेशियो में किस कौन सा काउंट होता है? हमारा नायलॉन। नायलॉन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिस्टर का जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्पेंडिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारे जो जिम वेयर रहते हैं वो बनते हैं, जो पतले वाले कपड़े रहते हैं, ड्राई फिट जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेंडिक्स का आपने देखा होगा। लाइक्रा, जिसका एक तरीके से लाइक्रा के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी का पार्ट है ये। तो ये सारे के सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल बोले जाते हैं? नॉन सेलुलिक फाइबर के इस्तेमाल में यूज करते हैं। Which of the following gases is used to make polyethylene? तो पॉलीइथिलीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है, नाम से ही क्लियर है, किस गैस का इस्तेमाल करेंगे पॉलीइथिलीन को इस्तेमाल करने के लिए? ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में हम किस तरीके का एसिड का इस्तेमाल करते हैं? मतलब बोल सकते हैं कि जो फ्रेम रहती है ना, पहले के टाइम पे हम लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर, मतलब आपने देखा होगा, फ्रेम बनाई जाती थी, एक तरीके से रील बनाई जाती थी, उनको कन्वर्ट किया जाता था, उसमें हम लोग किस तरीके की गैस का इस्तेमाल, एसिड का इस्तेमाल करते थे?
किस तरीके की गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोटोग्राफी में? तो याद रखना है कि इनमें से हमारा बोल सकते हैं एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सेलिक एसिड का भी करते हैं और एसिटिक एसिड का भी करते हैं। ठीक है, सिट्रिक का भी होता है, ऑक्सेलिक का भी होता है और एसिटिक का भी होता है। बस किसका इस्तेमाल नहीं करते? फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ऑक्सेलिक जो है वो वीक एसिड बोला जाता है। ठीक है, सबसे वीक एसिड की बात करें हम लोग तो। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे जब रील बनती थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के आप लोग देखते होगे, जो आपकी फ्रेम बनाई जाती थी या रील जो बनाई जाती थी, उनको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते थे फ्रेम बनाने के लिए। आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर की सिल्वर नाइट्रेट की जो परत रहती थी, उस तरीके से हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते थे उसमें। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन के लिए किया जाता है? ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, ये भी हमारा करंट ही है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जो एक्सप्लोजिव है वो किससे बनाए जाते हैं? हमारे किस केमिकल का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव बनाने के लिए होता है? किसका इस्तेमाल करते हैं? मैं बता रहा हूँ, इस्तेमाल करने मत बैठ जाना। ठीक है, नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो किसके इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है, स्पेसिफिक हम लोग देखें तो एक्सप्लोजिव बनाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव रहता है। कब रहता है, किसके साथ इस्तेमाल किया जाए? तो उसमें हम लोग सॉ डस्ट और साथ में जो पाउडर्ड सिलिका रहता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में सिलिका जो हमको मिलता है। ठीक है, तो हाईली सेंसिटिव केमिकल बोला जाता है। किसके साथ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? तो सॉ डस्ट के साथ में, और साथ में जो पाउडर्ड सिलिका रहता है, इसके साथ में इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? हमारे एक्सप्लोजिव बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ही बता, तो ये बस पढ़ने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, वाटर प्रूफिंग सीमेंट्स कंटेन, तो जो जल धारक जो सीमेंट हमको बाजार में देखने को मिलते हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमको? जो वाटर प्रूफ सीमेंट्स आते हैं, उन सीमेंट्स में हमको क्या देखने को मिलता है? कौन कौन से केमिकल देखने को मिलते हैं इनमें से? ठीक है, तो जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट आते हैं, या जो बिरला वाइट आपने देखा होगा, उस तरीके से जो सीमेंट्स आते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? कैल्शियम एसिट्रेट का भी करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम एसिट्रेट का भी करते हैं और टैनिक एसिड का भी करते हैं। तो सारे के सारे हमारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैल्शियम एसिट्रेट के लिए भी करते हैं, इसमें भी इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम एसिट्रेट भी होता है और टैनिक एसिड भी होता है। तो सारे के सारे इन्हीं सब चीज़ों से हमारे वाटर प्रूफिंग का मेन वाटर प्रूफिंग सीमेंट बनता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक, मतलब इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या पाया जाता है भैया यूनिवर्स में सबसे ज्यादा? अबंडेंट फॉर्म में देखे तो, ठीक है, तो अबंडेंट फॉर्म में आप देखोगे तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब एक और रिलेटिव क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाए कि बोल सकते हैं कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, या बोल सकते हैं भूपट्टी जो है, उसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट पे कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है अबंडेंट फॉर्म में? इसमें कौन सा पाया जाता है? तो हमारा हाइड्रो ऑक्सीजन, सॉरी। तो जो ऑक्सीजन है वो हमको अर्थ क्रस्ट में अबेंडेंट फॉर्म में या सर्वाधिक देखने को मिलता है, और यूनिवर्स में कौन सा देखने को मिलता है? हाइड्रोजन। ये दो तरह के क्वेश्चन याद रखना। एंटी एसिड्स आर, जो प्रति अलंबर जो रहते हैं, एंटी एसिड जो रहते हैं वो एक तरीके के क्या रहते हैं?
एंटी एसिड जो रहते हैं, नाम से ही क्लियर है, एंटी एसिड क्या करते होंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं किसी को गैस वगैरह हो रही है, इनडाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या दिया जाता है, वो से एसिलॉक आती है ना एक तरीके की दवाई, वो एसिलॉक क्या रहती है, एक तरीके की एंटी एसिड रहते हैं, पर वो एक तरीके के क्या रहते हैं, बेस रहते हैं, क्योंकि बेस किसको न्यूट्रलाइज करता है, हमारे एसिड को करता है। तो इनमें से कोई नहीं है, कौन सा आएगा, हमारा बेस बोला जाता है। तो जो एंटी एसिड्स रहते हैं, जो कि एसिड हमारे जो बॉडी में बनते हैं या इनडाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग किस तरीके की चीजें लेते हैं, बेस लेते हैं। इनो के बारे में वो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इनो भी एक तरीके का क्या है, बेस है। आप जब पानी में डालते हो तो एक तरीके से बुलबुले निकलते हैं कि नहीं निकलते, सोडा देखा होगा। तो इस तरीके से जो हमारे जो ये सारी चीजें रहती है उनको एंटी एसिड बोला जाता है। और एंटी एसिड किसकी कैटेगरी में आते हैं, बेस की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट देखो, पीएच वैल्यू इज इंडिकेटिंग, द पीएच वैल्यू किस चीज को दर्शाता है, किस चीज की इस्तेमाल के लिए हम लोग पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने पीएच वैल्यू के बारे में। तो जो एसिड और बेस रहते हैं उनको, मतलब उनको पता करने के लिए कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक है, उस चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ एसिडिटी और द एल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, तो किसी भी घोल के दंबनीय या क्षत्रिय होने का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कि जो हमारा पानी रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, और इसके ऊपर जो वैल्यू रहती है वो हाईएस्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उससे हमको पता चलेगा कि चीज कितनी है, बेसिक है। और जितनी कम वैल्यू होगी उतना हमको पता चलेगा कि चीज कितनी है, एसिडिक है। तो ये चीज याद रखना। इस तरफ जो इंक्रीज होता है तो बेस चलता है यहाँ पे, और 7 के इस तरफ जो डिक्रीज होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और पानी हमारा न्यूट्रल फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसका 7 pH के आसपास में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम में हम लोग पी रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द केमिकल यूज टू किल फंगाई इन वाटर टैंक्स आर, तो पानी की टंकी में बोल सकते हैं कावक या फंगाई को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाटर टैंक्स में फंगाई को हटाने के लिए। कौन सा ऐसा एसिड है या रसायन है जो कि एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज शो करता है, कौन सा केमिकल है, फंगाई को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फंगाई को नष्ट करने के लिए हमारे कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है। ये एक तरीके की कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। पानी की टंकी में इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट का, किसके लिए, फंगाई को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, द केमिकल यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन फोटोग्राफी इज, तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में उपयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग फोटोग्राफी में कौन सा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम थाई सल्फेट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में, किस चीज के लिए, एज अ स्टेबलाइजेशन या स्थायीकरण के लिए। नेक्स्ट देखो, सम्मिलित कीजिए, हम लोग को मैच करना है, कौन सी चीज किससे मैच कर रही है, लिटमस, नाइट्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, पायराइड, या हाइड्रोक्स बोल सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से अगर हम लोग कोशिश करें तो नाइट्रोजन का तो पता है हम लोगों को, नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चिप्स वगैरह के पैकेट के लिए, तो ये वाला तो हमारे लिए मैच हो ही गया। अब यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन लगाने का आसानी है, दूसरे का तीसरा कितनी जगह दे के रखा है, एक ही जगह दे के रखा है, तो अगर इससे हिसाब से देखोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, जो लिटमस रहता है वो किसके लिए एक तरीके से क्या है, इंडिकेटर है। और हम लोगों ने लाइकेंस के बारे में भी देखा था, तो लाइकेंस भी कैसे होते हैं, बायो इंडिकेटर्स होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, एक तरीके के इंडिकेटर्स है, तो ये दोनों की दोनों किस में आ जाएंगे, एक ही कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्सी पायराइड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टूथ एनेमल में इस्तेमाल होता है ये,
ठीक है, डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है, आपने देखा होगा डेटॉल की जगह अगर डेटॉल नहीं होता तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, जो सफेद कलर की डिब्बी में आते हैं। वो किस तरीके की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट टाइप का प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। 4 3 1 2। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। लाइकेंस मैंने आपको बताया था एक तरीके के बायो इंडिकेटर्स है, और लिटमस भी एक तरीके का कैसा है, इंडिकेटर माना जाता है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर माना जाता है एसिड और बेस के लिए। तो वो मैच हो गए। नाइट्रोजन का पता ही है, जो आपकी चिप्स रहती है उन चिप्स में या कोई भी पैकेट वाली चीजों में इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज याद है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एक तरीके के एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, हमारे बहुत सी बार अगर डिटॉल नहीं होता तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी हम लोग अपने घाव को साफ करते हैं। नेक्स्ट देखो, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज टू मेक रेड पॉइजन। चूहे मारने के जहर को बनाने के लिए कौन सा रसायन पदार्थ इस्तेमाल होता है? किसका इस्तेमाल करते भैया? ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राइट पॉइजन में, चूहे मारने की दवाई में किसका इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ड्राई आइस किसको कहा जाता है? ड्राई आइस किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमको? ठीक है, तो किस फॉर्म में देखने को मिलता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको लिक्विड की फॉर्म में देखने को गैस की फॉर्म में देखने को मिलती है, अगर आप उसको सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो वो कैसा बन जाएगा? हमारा ड्राई आइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फिल द टायर्स ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं भैया, हीलियम का नहीं करते। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। नाइट्रोजन की गैसेस में क्यों देखने को मिलता है? एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कैसा रहता है, इनकम्बस्टेबल रहता है हमारा, जल्दी आग भी नहीं पकड़ता। ठीक है, लेस रिएक्टिव रहता है। लेस रिएक्टिव रहने से क्या मतलब है? ये एक तरीके का कोई भी ना रस्ट फैलाता है ना कोरोजन करता है, जंग नहीं लगती है। किसमें जंग नहीं लगती? जो स्टील और एल्यूमिनियम के जो मतलब पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं, इन नाइट्रोजन गैस के कारण उसमें जंग नहीं लगती। ये लेस रिएक्टिव माना जाता है, इसलिए हम लोग हमारे टायर्स, जो एरोप्लेन के टायर्स है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का। बहुत सी बार आपने देखा होगा आजकल जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो भी पेट्रोल पंप वाले आजकल नाइट्रोजन डालने लगे नॉर्मल हमारे जो टायर बोल सकते हैं कि कार और बाइकों में। तो हाइड्रोजन तो बोल सकते हैं कि वो यूज करते ही है, साथ में हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे आजकल? नाइट्रोजन का। तो नॉर्मल गैस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। टीयर गैसेस, तो इनमें से कौन सी टीयर गैस है? इनमें से कौन सी एक टीयर गैस मानी जाती है? ठीक है, तो इनमें से जो है एमोनिया जो है एक तरीके की कैसी गैस मानी जाती है? टीयर गैस। इसको याद रखना कि इनको टीयर गैस को एक और नाम से जाना जाता है, टेचुमेटर। कभी आपको टीयर गैस का दूसरा नाम पूछने के लिए बोले तो उसको किस नाम से जाना जाता है? लैक्यूमेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, होने को बहुत सारी टीयर गैस है, पर इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो अमोनिया मानी जाती है। हेलियम इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन इन एयर फिल्ड बलून बिकॉज। तो वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्यों?
वो सस्ती आती है इसलिए। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि एक तरीके से हाइड्रोजन किसी फॉर्म में बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन प्रोवाइड, मतलब कि धमाका कर सकती है, पर हीलियम जो रहती है, मैंने आपको बताया, लेस रिएक्टिव रहती है कंपैरेटिव हाइड्रोजन के। इसलिए हम लोग जो वो हवा में बनने वाले जो गुब्बारे हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? हीलियम का करते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फाइबर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के उपयोग के लिए हम कौन से फाइबर का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, आर्मी वगैरह के जो आपने देखे बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो आते हैं वो किसके बने रहते हैं? ठीक है, किसके बने रहते हैं? वो कैलवर के बने रहते हैं। कैलवर एक तरीके का फाइबर है जो कि सिंथेटिक फाइबर में ही आता है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सिंथेटिक फाइबर, और कैसा रहता है? हीट रेसिस्टेंट भी रहता है, आग जल्दी नहीं पकड़ता वो फाइबर। ठीक है, तो RDX वॉज इन्वेंटेड बाय, RDX के बारे में पढ़ा है ना सब लोगों ने? तो जो RDX है उसको किसने इन्वेंट किया था? और RDX का फुल फॉर्म भी बताओ। किसने RDX को इन्वेंट किया था? ठीक है, एक्सप्लोजिव माना जाता है RDX, तो RDX का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। ठीक है, इसको इन्वेंट किसने किया था? तो जॉर्ज हेलिंग ने किया था। ठीक है, तो जो RDX हम लोग जो नाम देखते हैं उसको फुल फॉर्म क्या है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। उसको किसने बनाया था? जॉर्ज हेलिंग ने बनाया था। सोडी मोनोसोडियम ग्लूमेट इज यूज्ड इन फूड। तो SMG जो हमारे खानों में मिला रहता है, जो बोल सकते हैं जो पैकेट वाले खुद आपके फूड रहते हैं उसमें SMG रहता है पीछे, आप देखोगे तो आप सबकी सब्सटेंसेज में, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कलर को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, प्रिजर्व सुरक्षित रखने के लिए। किस चीज़ के लिए हम लोग SMG का इस्तेमाल करते हैं हमारे फूड आइटम्स में? ठीक है, तो जो हमारा SMG है वो क्या बोला जाता है? एक तरीके का फ्लेवर एनहांसर बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लेवर को क्या कर देता है? वो इनहांस कर देता है, मतलब फ्लेवर बढ़ा देता है। तो उसके कारण क्या बढ़ जाएगा? हमारा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग, स्वाद को बढ़ाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? SMG का। प्रिजर्वेटिव्स के लिए कौन सा सबसे ज्यादा, प्रिजर्व करने के लिए हम सब फूड आइटम्स को कौन सा सबसे ज्यादा रसायन या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सुरक्षित, ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए? देखे ना आपने लोगों ने, जो जो रियल के बोल सकते हैं कि जो जूसेस आते हैं, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए एक तरीके का केमिकल, उसमें ज्यादा केमिकल यूज होते हैं। तो ज्यादातर केमिकल कौन सा यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए? किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो याद रखना कि किसी भी खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? बेंजियम, सॉरी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट देखो, मिल्क केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम टर्न्स सोर ड्यू टू। तो खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है भैया? देखा है अभी गर्मियों के टाइम पे, तो गर्मियों के टाइम पे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है, क्यों होती है, किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? ठीक है, किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण होती है। अब इसकी प्रोसेस, इसके पीछे की साइंस क्या है भैया? लैक्टिक एसिड के कारण कैसे होती है? अब देखो, थोड़ी सी ये चीज समझ लो। मिल्क जो है, उस मिल्क में
आर्टिफिशियल हमको पहले से ही कुछ बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? कुछ बैक्टीरियाज पहले से ही मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, और मिल्क में हमको एक तरीके की नेचुरल शुगर देखने को मिलती है। कैसी शुगर देखने को मिलती है? नेचुरल शुगर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज रहते हैं एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम, मतलब कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एनर्जी वो कहां से लेते हैं? इस शुगर से लेते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो वो एनर्जी लेते हैं और अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। और जब वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बैक्टीरियाज बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस लैक्टिक एसिड के ज्यादा होने के कारण हमारा जो दूध है वो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है या सोर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मिल्क में नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया तो रहते हैं, मिल्क में जो पाई जाने वाली नेचुरल शुगर जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। वही लैक्टोज हमारे वो बैक्टीरियाज के कारण जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के कारण, जो प्रोसेस बनाते हैं उस प्रोसेस में जो लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और गर्मियों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादा आपका रिप्रोडक्शन गर्मियों में ज्यादा जल्दी फैलता है, इसलिए आपका ठंड मतलब गर्मियों में ज्यादा खट्टा हो जाता है, जल्दी खट्टा हो जाता है, और ठंडों में इस चीज को टाइम लगता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज, तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? हनी में इनमें से हमको क्या देखने को मिलता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, मेल्टोस या फ्रुक्टोस? हनी में सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है? ठीक है, कौन सा प्रेजेंट रहता है? तो फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहता है। द डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, तो कपड़ों को साफ करने के उपयोग के लिए हम कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं? मतलब डिटर्जेंट में कौन सा केमिकल इस्तेमाल रहता है? डिटर्जेंट में यूज करने के लिए, जो हम लोग क्लोथ्स को साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है? ठीक है, तो एक ने बता दिया कौन सा रहता है? सल्फोनेट उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चंस थे आज केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा आसपास में जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं या जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें कौन सी केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब यहीं पे हम लोग कल बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट या सब यूनिट था वो कंप्लीट हो जाएगा, कि जो साइंस की ब्रांचेस थी। ठीक है, थैंक यू।